अध्याय 16। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान के पास वास्तव में कोई नियम नहीं है। थिनर ट्रुक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उस जैसी छोटी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए महल में चिल्लाने और चीखने की कोई जगह नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम प्रभावित हों। ट्रांग लैक येन ने थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर पीछे की ओर देखने के लिए घुमाया। उसकी लाल पोशाक का किनारा अभी भी सफेद बर्फ में आग की तरह चमक रहा था। आज मैं उससे बहस नहीं करूंगी। कल वह और भी बड़ी गलती करेगी। कौन जानता है कि आगे क्या होगा। आज अगर कोई और होता तो इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान को बेंच से भी दंडित किया जाता, तो भी यह बहुत ज्यादा नहीं होता। वह कुछ भी करने का इरादा नहीं रखती थी। कम से कम वह नहीं जानती थी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान के लिए सम्राट के मन में अभी भी कितनी नई भावनाएं हैं। इसलिए वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी और खुद पर दुर्भाग्य लाना चाहती थी। वह शाही उपपत्नी येन की तरह नहीं थी, जो इतनी आश्वस्त थी कि वह भूल गई कि इस हरम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्राट था। हुम्फ, कितनी नीच उत्पत्ति! बुनियादी नियम भी नहीं जानते। आपके बगल में सेवा करने वाली महल की नौकरानी आपको लैक नहीं कहने की हिम्मत करती है। कितनी दुस्साहसपूर्ण! थिनर ट्रुक ने ठंडी सांस ली। ट्रांग लैक येन ने यह सुना और बस हल्के से मुस्कुराया। कौन जानता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान कब तक इतना आत्मसंतुष्ट रह सकता है। निन्फी का व्यक्तित्व उसके शीर्षक की तरह ही है। वह लोगों के साथ मित्रवत और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करती है। वह एक ऐसी महिला है जो आसानी से लोगों को सहज महसूस कराती है। ट्रांग लैक येन को इस व्यक्ति से बातचीत करने के ज्यादा मौके नहीं मिले थे, इसलिए उसने चाय का मजा लेते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब वह तूफान के सबसे आगे खड़ी थी। हालांकि उसे अपने खिलाफ साजिश रचने वालों से सावधान रहना था, लेकिन कोई भी उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस तरह की स्थिति जहां हर किसी को अपनी बातों और व्यवहार के प्रति सावधान रहना पड़ता है, लोगों को मानसिक रूप से बहुत आसानी से संतुष्ट महसूस कराती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग हरम का पक्ष पाने की चाहत में अपना सारा प्रयास लगा देते हैं, क्योंकि सत्ता, विलासिता और घमंड सभी सम्राट की कृपा पर निर्भर करते हैं। निंग फेई की चाय में हमेशा कुछ अतिरिक्त स्वाद होते हैं। नोबल कंसर्ट जियान ने मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप नीचे रख दिया। हालांकि यहाँ वही चाय की पत्तियां पानी में भिगोई जाती हैं, फिर भी हमें इस तरह का स्वाद नहीं मिल पाता है। सिस्टर नोबल कंसर्ट हियन सही कह रही हैं। सम्राट जब भी मेरे साथ चाय पीने आते हैं तो हमेशा सिस्टर नोबल कंसर्ट निन्ह की चाय की तारीफ करते हैं। उपपत्नी नूह ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इसे चखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे महल में चाय वास्तव में गर्म पानी है। बहन कुलीन पत्नी जियान और बहन कुलीन पत्नी नूह, आपने जो कहा उससे मुझे नहीं पता कि मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। हालांकि शाही पत्नी निंग की आवाज जेड ट्रे पर गिरते मोतियों की तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसने लोगों को बहुत सहज महसूस कराया, उसके कोमल और नरम स्वभाव के साथ। यहाँ तक कि ट्रांग लैक येन जैसा कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति को पसंद करने से खुद को रोक नहीं सका। दोस्ताना कहे जाने वाले उस तरह के हथियार वास्तव में हरम में एक तेज हथियार थे। चाय का प्याला उठाकर धीरे से फूंकते हुए एक बहुत ही हल्की खुशबू के साथ एक हल्की बेर की खुशबू आई। ट्रांग लैक येन को अचानक कुछ रोमांस उपन्यासों के बारे में याद आया जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे, जिसमें महिला नायक भी थी, जिन्होंने बहुत ही अनोखे चाय बनाने के कौशल के साथ समय और स्थान की यात्रा की थी, जिसने कुछ महत्वपूर्ण पात्रों का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा सोचते हुए उसे लगा कि वह बेकार है। प्रतिभा के मामले में वह कविता नहीं सुना सकती थी, पेंटिंग में अच्छी नहीं थी, चाय बनाने में भी अच्छी नहीं थी, गा नहीं सकती थी, नाच नहीं सकती थी और युद्ध की कला 36 तरकीबें भी याद नहीं कर सकती थी। भावनाओं के संदर्भ में
उसने कभी भी किसी भी आदमी की भूख या नींद नहीं छीनी है। वास्तव में वह समय यात्रा करने वाली सेना के निम्नतम मानकों तक नहीं पहुंची है। चियू हियन डोंग क्या सोच रही है जो वह इतनी विचलित है? नूफी ने ट्रांग लेक येन को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। इस कोण से वह ऐसी दिख रही थी जैसे कोई ऊपर से नीचे देख रहा हो। बस उस समय के बारे में सोच रहा हूँ जब सम्राट हाय हुआ पैलेस में आया था। वह हमेशा यहाँ की चाय से नफरत करता था। इस उपपत्नी को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन अब यह स्पष्ट है। ट्रांग लेक येन ने अनिच्छा से एक और घूंट लिया। महामहिम का पेट लेडी निन्ह ने इतना खराब कर दिया है कि वह बहुत ही नखरेबाज है। मेरे जैसा आम आदमी महामहिम के लिए अच्छी चाय नहीं बना सकता। महाराज बहुत विनम्र है। कौन नहीं जानता कि आपके महल की रसोई में कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। शाही उपपत्नी यान हाल ही में भव्य उपपत्नी पदोन्नति के बाद पहले ही अपना मान खो चुकी थी। अब जब वह ट्रांग लेक येन का सामना कर रही थी, जो उससे बाद में महल में आई थी और पहले से ही एक उच्च पदस्थ उपपत्नी बन चुकी थी, तो उसे और भी असहज महसूस हुआ। हालांकि आपके महल में अच्छी चाय नहीं है, फिर भी इसमें स्वादिष्ट भोजन है जो महामहिम के पेट को संतुष्ट कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह सम्राट को अपने पास रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन का उपयोग करने के कारण उस पर हंसना चाहती थी, किसी अन्य कारण से नहीं? ट्रांग लेक येन ने अनिच्छा से येन क्वी टैन की ओर देखा। येन क्वी टैन, अगर आपको यहाँ का खाना पसंद है, तो जब आपके पास समय हो, तो क्या आप मेरे साथ भोजन करना चाहेंगे? यदि तुम मुझ पर हंसते हो कि सम्राट को यहाँ रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन का उपयोग किया जा रहा है, तो मैं भी तुम पर हंसूंगा कि मेरे पास स्वादिष्ट भोजन भी नहीं है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, महाराज। मुझे वास्तव में भोजन की परवाह नहीं है। उपपत्नी येन मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। महाराज को परेशान न करना बेहतर है। शाही कुलीन पत्नी शू ने इत्मीनान से इन महिलाओं को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। पानी की सतह पर चाय की पत्तियों पर धीरे से फूंक मारते हुए शाही कुलीन पत्नी यान के बोलने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे आगे कहा, ऐसा लगता है कि शाही कुलीन पत्नी यान को अभी भी स्वादिष्ट भोजन पसंद है, अन्यथा वह शाही कुलीन पत्नी झाओ के महल में रसोई घर के बारे में क्यों सोचती। धीरे से कप नीचे रखते हुए उसने बैठे हुए लोगों की ओर देखा। यहाँ तक कि सम्राट ने भी कहा था कि लेडी झाओ को स्वादिष्ट भोजन पसंद है, इसलिए निश्चित रूप से भोजन के प्रति आपके जुनून की तुलना लेडी झाओ से नहीं की जा सकती है। कुलीन पत्नी जियान की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। कुलीन पत्नी शू के शब्दों ने वास्तव में कुलीन पत्नी यान के लिए कोई सम्मान नहीं छोड़ा। हालांकि इस कुलीन पत्नी यान ने नृत्य का उपयोग करके कुलीन पत्नी शू की नकल की, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसने दिखावट तो सीख ली, लेकिन उसके आंतरिक चरित्र की नकल नहीं कर सकी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनकी वह चाहकर भी नकल नहीं कर सकती थी। इसलिए सुरुइजी कुलीन पत्नी शू थी और जू झन्याओ सिर्फ एक कुलीन पत्नी थी। कुलीन पत्नी शू को सम्मान न देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। किसी को भी यह पसंद नहीं था कि दूसरे लोग आगे बढ़ने के लिए अपने पुराने रास्ते पर आगे बढ़े। इसके अलावा कुलीन पत्नी यान भी बेतकल्लुफी और बातूनी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरों ने उसे सम्मान बचाने का मौका नहीं दिया। कुलीन पत्नी शू ने बोलना समाप्त किया। कुलीन पत्नी यान की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। कुलीन पत्नी शू का मतलब स्पष्ट रूप से यह था कि वह जुआंग लोयान की तुलना में नहीं हो सकती थी, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सकती थी। यह चाय वास्तव में कोई कीमती चीज नहीं है। इसे सिर्फ बर्फबारी के दौरान खिले बेर के फूलों को तोड़कर बनाया गया है। आप सभी ने इसकी इतनी तारीफ की जैसे यह दुनिया की कोई दुर्लभ चीज हो। उपपत्नी निन्ह की कोमल आवाज गूंजी, जिसकी बात कर रहे हैं, यह तो बस एक नवीनता है।
उपपत्नी निन्ह ने कमरे में घुटन भरे माहौल को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। ट्रांग लेक येन को यह एहसास नहीं था कि वह भी उस अजीब माहौल का हिस्सा थी। उसने चाय का एक और घूंट लिया। यह उपपत्नी शायद एक साधारण व्यक्ति है जो चाय की सराहना करना नहीं जानती। मुझे यह चाय विशेष रूप से स्वादिष्ट लगती है। महामहिम के पीने के तरीके को देखकर मुझे भी लगता है कि महामहिम को चाय का आनंद लेना नहीं आता। उपपत्नी तोंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, यह उपपत्नी असभ्य थी। कृपया मुझे माफ करें, महाराज। मुझे पता है कि आप बैल और चपरासी के बारे में, किस्से के बारे में सोच रहे हैं। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। मेरे लिए शाही उपपत्नी निन्ह जो चाय पीती है वह स्वादिष्ट है, यह सबसे बड़ा सच है ना? चपरासी को खाता बैल। एक बैल चपरासी की सुंदरता की सराहना करना नहीं जानता है। वह इसे केवल अपने पेट को भरने के लिए खाने वाली एक प्रकार की घास के रूप में देखता है। यह वाक्यांश किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सराहना करना नहीं जानता है, जो किसी दुर्लभ चीज को बर्बाद कर रहा है। चाय का स्वाद, बेर के फूलों की आत्मा, इसे इतनी आसानी से कैसे वर्णित किया जा सकता है? टू चिऊ डुंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम वास्तव में ईमानदार हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ की महिलाओं में से कौन है जिसे ट्रांग लेक येन बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो टू चिऊ डुंग किसी से पीछे नहीं है। इस तरह का दिखावटी साहित्यिक और अलौकिक कृत्य लोगों के दांतों को दुखा देता है। कुछ दिनों पहले बेर के बगीचे में हंसी का पात्र, क्या यह व्यक्ति पहले ही भूल चुका है? ईमानदारी के भी अपने अच्छे पहलू हैं। पूरे दिन वसंत और पतझड़ के बारे में दुखी रहना लोगों को अजीब तरह से दिखावटी महसूस कराता है। उपपत्नी नूह ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, हमारे जैसे आम लोग स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह की आत्मा को नहीं समझते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि टू चिऊ डुंग बेर के फूलों की आत्मा की सराहना करने के लिए हर दिन ठंड का सामना करता है। जैसे ही नूफी ने बोलना समाप्त किया, कमरे में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। निश्चित रूप से सभी लोग कुछ दिन पहले टू चिऊ डुंग के मजाक को नहीं भूले थे, इसलिए वे हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। टू चिऊ डुंग के बदसूरत चेहरे को देखकर ट्रांग लेक येन ने अपने दिल में चुपके से आह भरी। भले ही आकाश किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार न करे जो दिखावा करता हो, फिर भी कोई न कोई उसे पकड़ ही लेगा। शाही उपपत्नी नू जैसी सीधी सादी शख्सियत शायद टू चिऊ डुंग के दिखावे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इतनी कठोरता से बात की। शाही उपपत्नी थुक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और मजाक में ट्रांग लेक येन की तरफ देखा। यह देखा जा सकता है कि आपने उन बेर के फूलों को बर्बाद कर दिया है जो महामहिम ने आपको दिए थे। सौभाग्य से आप बेर के फूलों की चाय बनाना नहीं जानते, अन्यथा यह बेचारा बेर का फूल आपके पेट में चला जाता। महाराज, कृपया इस उपपत्नी को कुछ सम्मान दीजिए, अन्यथा इस उपपत्नी के पास यहाँ बैठने के लिए कोई सम्मान नहीं बचेगा। ट्रांग लेक येन शर्मा गई और उसने अपना चाय का कप उठा लिया, मानो वह अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहती हो। मुझे लगता है कि मेरी उपपत्नी ने जो कहा वह सही है। सौभाग्य से यह बेचारा बेर का फूल अभी तक उसके पेट में नहीं गया है। सम्राट की आवाज गूंजी। सभी लोग उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। फोंग कैन ने शाही उपपत्नी थुक को खड़ा करने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर ट्रांग लेक येन की ओर मुड़े। आपको कम पीना चाहिए, अन्यथा मुझे शाही उपपत्नी निन्ह को यह अच्छी चाय देने का पछतावा होगा। शाही उपपत्नी थुक भी कुछ वाक्यों में चिढ़ाते हुए शामिल हो गई। फिर सम्राट के पीछे लाल रंग की महिला की ओर देखा। क्या यह प्रतिभाशाली ट्रान नहीं है? उसने फिर ऊपर से नीचे तक देखा। महाराज की नजर बहुत तेज है। यह लाल पोशाक प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान के लिए सबसे उपयुक्त है। महाराज, आपकी उपपत्नी आपकी प्रशंसा के लिए आपको धन्यवाद देती है।
प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कमरे में मौजूद रखैलों को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। वे सभी महल की महत्वपूर्ण स्वामिनी थी। उसने कल्पना की कि अब से कुछ ही समय बाद वह भी उनके समान हो सकेगी, महल के नौकरों से सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्वक अपनी सेवा करवा सकेगी, न कि अब की तरह किसी उच्च पद की रखैल को देखकर उसे अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। मैं शाही बगीचे में ट्रान ताई नहान से मिला। मैंने सुना था कि निन्हफी ने रखैलों को चाय का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए मैं मिलने आया। फोंग कैन सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गया और निन्हफी द्वारा पेश किया गया चाय का कप स्वीकार कर लिया। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। मैं आपको दुखी करने नहीं आया हूँ। उनके यहाँ आने से इन महिलाओं का चाय का आनंद लेने का उत्साह खत्म हो गया है। ट्रांग लैक येन अपनी सीट पर बैठ गई और ट्रान ताई नहान की ओर देखा, जो सबसे निचले स्थान पर चुपचाप बैठी थी। मैंने अभी सुना है कि प्रतिभाशाली महिला ट्रान चाय बनाने में भी बहुत कुशल है। दुर्भाग्य से मैंने कभी भी निन्हफी के घर की चाय से बेहतर कोई चाय नहीं पी है। फोंग कैन ने चाय का एक घूंट लिया, निन्हफी की ओर देखा। यह वास्तव में अच्छी चाय है। कोई आश्चर्य नहीं कि आम लोग भी कुछ और घूंट पीने के बजाय फीनिक्स या पेयोनी कहलाना पसंद करेंगे। महाराज गलत हैं। शाही उपपत्नी निन्ह ने लेडी ट्रान की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे लेडी ट्रान द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद क्यों नहीं चखने देते? ठीक है, उसे एक बर्तन बनाने की कोशिश करने दो और देखो कि यह कैसा है। फोंग कैन ने चाय का प्याला नीचे रख दिया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर ट्रान ताई नहान के चेहरे पर एक अप्रतिम खुशी प्रकट हुई। उसने जल्दी से सलाम किया और खड़ी हो गई। ट्रांग लैक येन ने अपने दिल में आह भरी। यह ट्रान ताई नहान बहुत सरल स्वभाव की थी, केवल सम्राट का ध्यान जीतने पर ध्यान केंद्रित करती थी, बिना यह सोचे कि यह निन्हफी की चाय पार्टी थी। उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने की कोई जगह नहीं थी, थोड़ी सी भी विनम्रता नहीं। वास्तव में नहीं पता कि वह बहुत आश्वस्त है या अब वह उपपत्नी निन्ह के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अन्य उपपत्नियों की निगाहों में जेन कैरेन की चाय बनाने की मुद्रा बहुत सुंदर है। बैंगनी मिट्टी के चायदानी को पकड़े हुए उसके सफेद हाथ, उसकी स्कर्ट के चमकीले लाल रंग के साथ मिलकर शब्दों से परे आकर्षक और सुंदर है। जब तक चाय सबके सामने डाली जाती है, तब तक उपपत्नी निन्ह की बेर के फूलों वाली चाय पहले ही ठंडी हो चुकी होती है। फेंग जिन ने पहला घूंट लिया, स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि यह उपपत्नी निन्ह की चाय जितनी हल्की नहीं है, फिर भी इसका अपना स्वाद है। उपपत्नी निन्ह मुस्कुराई और बोली, महाराज मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ट्रन ताई नहान की चाय का स्वाद वाकई अलग है। ट्रांग लैक येन ने चुपचाप एक घूंट लिया। यह वास्तव में बुरा नहीं था, बस अफसोस था कि इसे गलत जगह मिलाया गया था। मैंने चाय का भरपूर आनंद ले लिया है। ये चाय के बर्तन हटा देने चाहिए। फोंग कैन ने चाय का कप नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि उसे ट्रान ताई नहान की चाय कुछ खास पसंद नहीं आई। हाँ, सम्राट ने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रशंसा की और मन ही मन खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने पास खड़ी महल की नौकरानी को सफाई करने का आदेश दिया। लाखनी, चाय का सेट हटा दो। फोंग कैन चुपचाप चाय का सेट ले जाते हुए देखता रहा। कुछ देर तक रखैलों के साथ बैठा बातें करता रहा। फिर एक और धूप बत्ती जलाने के बाद वह निन्हफी की ओर मुड़ा और बोला, काफी देर हो चुकी है, मुझे महल लौट जाना चाहिए। सम्राट को विदा करने के लिए सभी रखैलें खड़ी हो गईं। फोंग कैन खड़ा हुआ और कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया और महल की नौकरानी लैकनी की ओर इशारा किया, जो कमरे में वापस आ गई थी। ट्रान ताई नहान, यह महल की नौकरानी आपके बगल में सेवा कर रही है, उसका नाम क्या है? ट्रन ताई नहान ने सोचा कि सम्राट को लाखनी पसंद है, हालांकि वह अपने दिल में बहुत असहज महसूस कर रही थी।
फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी सबसे बड़ी महल की नौकरानी है, जिसका नाम लाख नहीं है। कौन सा शब्द? लाख? फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी। महाराज, यह रेशम में लाख शब्द है। जवाब देने के बाद प्रतिभाशाली व्यक्ति ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी सम्राट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। इसलिए उसने ध्यान से अपना सिर उठाया, केवल यह देखने के लिए कि सम्राट के सुंदर चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। कोई इस महल की नौकरानी लाखनी को बाहर खींचकर मारो। फोंग कैन ने ट्रान ताई नहान की ओर ठंडे भाव से देखा। ट्रुंग तिन महल ने ट्रान ताई नहान के लिए एक और महल की नौकरानी भेजी है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि लाखनी को कई ताकतवर हिजड़ों द्वारा घसीटा जा रहा है। लंबे समय तक वह अभी भी अपने होश में नहीं आ पाया, पूरी तरह से अनजान कि लाखनी ने सम्राट को कैसे नाराज किया। चाय पार्टी खत्म हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। शाही उपपत्नी थुक ने ट्रान ताई नहान की ओर देखा तक नहीं और पहले ही चली गई। सभी एक एक करके चले गए। जब ट्रान ताई नहान बेहोश होकर निन्हफी के महल से बाहर निकली, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। न केवल वह खुद को देखती नहीं है, बल्कि वह इस नाम का उपयोग करने की हिम्मत भी करती है। वह पीट पीट कर मार डालने लायक है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान भी वास्तव में अपमानजनक है। वह अपने साथ काम करने वाली महल की नौकरानियों को उस नाम का उपयोग करने की हिम्मत देती है। वह वास्तव में देखने लायक नहीं है। कुछ ही दूरी पर हिजड़ों की गपशप सुनकर ट्रान ताई नहान अचानक लड़खड़ा गई। उसके कपड़ों की चमकदार लाल पृष्ठभूमि के सामने उसका ताजा चेहरा पीला और डरावना लग रहा था। वह लाख नहीं। उसे क्यों पीटा गया? कुलीन उपपत्नी तुओं के बगल में चल रही महल की नौकरानी ने कांपते हुए पूछा। जाहिर तौर पर वह अभी भी स्थिति से भयभीत थी। एक महान महल की नौकरानी ने अज्ञात कारणों से अपनी जान गंवा दी। महल में अब सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? कुलीन उपपत्नी ने शांतिपूर्वक पूछा। उन लोगों के अलावा और कौन है? पत्नी तुओं का समर्थन कर रही महल की नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन इसका उनसे क्या लेना देना है? क्या आप जानते हैं कि चियो हियन डोंग का नाम क्या है? उपपत्नी तुओं ने दूर तक देखा। उसकी आवाज में मजाक था। इस लैक नहीं को ऐसे स्वामी का अनुसरण करने के लिए किसने कहा? मरना अन्याय नहीं है। महल की दासी को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट ने उसे दंड दिया। क्या चियो हियन डोंग के विवाह पूर्व नाम में भी लाख शब्द नहीं था? न केवल उनका उच्चारण एक जैसा था, बल्कि उनके लिखने का तरीका भी एक जैसा था। सम्राट सचमुच पुण्यवान चियो का पक्षधर है, महल की नौकरानी फुसफुसाकर बोली। उपपत्नी तुओं ने अपनी राय नहीं बताई, केवल मुस्कुराई और कहा, सच में लाड प्यार से पाला गया। एक महल की दासी को कोड़े मारे जाना कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। एक महल की दासी द्वारा अपने स्वामी के सामान्य नाम को अपमानित करने का साहस करना और कोड़े खाना तो और भी कम उल्लेखनीय बात है। यहाँ केवल एक विशेष बात यह है कि इस महल की दासी को कोड़े मारने का आदेश स्वयं सम्राट ने दिया था। मैंने सोचा था कि यह कुछ है, लेकिन पता चला कि यह एक दिमागहीन व्यक्ति है। शाही उपपत्नी शू अपने महल में लौट आई। शाही उपपत्नी टॉवर पर लेटी हुई। उसकी आवाज उपहास से भरी हुई थी। एक छोटी सी प्रतिभा, अपने बगल में महल की नौकरानी को ऐसा नाम लेने देने की हिम्मत, और यहाँ तक कि इतने सारे लोगों के सामने इसे पुकारने की हिम्मत। मुझे नहीं पता कि क्या उसके पास वास्तव में कोई दिमाग नहीं है या वह ट्रांग लैक येन को कुछ भी नहीं मानती है। लैंग सा ने उसके कंधों को सहलाया और धीरे से कहा, यह तो सिर्फ एक खिलौना है। आपकी महारानी को इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? वह वास्तव में नृत्य और चाय समारोह दोनों में अच्छी है। शाही उपपत्नी शू ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए अपनी कलाई पर जेड कंगन को उतार कर एक तरफ फेंक दिया।
अपनी आंखें बंद करते हुए, झुआंग लुओयान वास्तव में जानता है कि कैसे सहना है। उसके नाम का अपमान महल की एक नौकरानी ने किया था, लेकिन वह अभी भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदल सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सम्राट द्वारा भुला दी गई थी और फिर भी अनुग्रह प्राप्त कर सकी। कौन जानता है कि उसके इरादे क्या हैं? क्या होगा अगर वह दयालु और उदार होने का दिखावा करना चाहती है? लैंग सा ने कहा, यह नौकर देखता है कि यह गुणी महिला चिएउ सरल नहीं है। अगर वह सरल होती तो माँ जियू का ऐसा अंत नहीं होता और ट्रांग जियू का कार्ड महामहिम द्वारा स्वयं नहीं खींचा जाता। शाही कुलीन पत्नी शू ने जम्हाई ली। हालांकि महारानी की तुलना में उसकी योजनाएं बहुत ही घटिया हैं। देखते हैं कि महामहिम कब तक उस पर मेहरबानी करते रहेंगे। यह देखकर कि उसके मालिक को नींद आ रही है, लांग सा ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल अधिक सावधानी से उसकी सेवा की। उसका हृदय स्पष्ट रूप से चिंतित था। वह चियू हियन डोंग इतनी सरल व्यक्ति नहीं थी, लेकिन अपने मालिक के तरीकों के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। इस समय महल की नौकरानी ट्रांग लैक येन से नाराज व्यक्ति एक गर्म पानी की बोतल पकड़े हुए कुर्सी पर झुककर कमरे में सजावट को देख रहा था और एक नरम आह भर रहा था। वान टिच अपने हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी की बोतल नीचे रखते हुए ट्रांग लैक येन सीधे बैठ गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वैन टिच जल्दी से अंदर चली गई। उसने अपने मालिक को गंभीर देखा और चिंतित होकर पूछा, महाराज, क्या हुआ? इस बात की जांच करने का कोई तरीका सोचो कि कैसे प्रताड़ित लाक न्ही को ट्रान ताई नहान को सौंपा गया। ट्रांग लाक येन खड़ा हुआ। इसके अलावा लाक न्ही के परिवार को कुछ पैसे मुहैया कराओ। आखिरकार वह सिर्फ एक निर्दोष गुलाम है। वैन टिच ने आज्ञाकारी ढंग से स्वीकार कर लिया। खिड़की के सामने खड़े ट्रांग लैक येन को देखकर उसने सलाह देने के लिए अपना मुंह खोला। मास्टर, मौसम अभी भी ठंडा है, ज्यादा देर तक दरवाजे पर मत खड़े रहो। ठीक है, मुझे पता है, तुम काम पर जाओ। ट्रांग लैक येन ने अपना हाथ हिलाया, खिड़की के बाहर उड़ते बर्फ के टुकड़ों को देखा, दूसरी बार आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। महाराज, खोजे ने सम्राट का मौखिक आदेश पारित कर दिया है। सम्राट ने आज अपना कार्ड दिखाया। फुकबाओ खुशी से अंदर आया और ट्रांग लैक येन को सलाम किया। सम्राट ने विशेष रूप से मौखिक आदेश भी पारित किया है। मौसम ठंडा है, जमीन बर्फ से ढकी है, स्वामी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। पवित्र क्रॉस का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लैक येन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इस हरम जैसी जगह में एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं और आराम से और खुशी से जीना चाहते हैं, तो आपको इन लोगों की तरह असामान्य होना सीखना होगा। यदि आप पिछले समाज के 3 दृष्टिकोणों से चिपके रहते हैं, तो आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप कैसे मरेंगे। 3 दृष्टिकोण, जिसमें विश्व दृष्टिकोण, जीवन दृष्टिकोण और मूल्य दृष्टिकोण शामिल हैं। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। ट्रांग लैक येन कोई अपवाद नहीं है, इसलिए उसे सम्राट का पक्ष बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम खुद को सम्राट के दिल में एक निश्चित स्थान दिलाने के लिए। वह दिन ब दिन, साल दर साल उत्पीड़ित जीवन नहीं जीना चाहती थी और मृत्यु तक अपना चेहरा नहीं दिखा पाना चाहती थी। इस हरम के लोग, भले ही वे किसी खास पहलू में जानकार हों, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सम्राट की प्राथमिकताएं अपरिवर्तनीय नहीं थी और महिलाएं हमेशा के लिए बूढ़ी नहीं होती। क्या हान राजवंश की झाओ फेयान, जिसके पास सबसे शानदार नृत्य चालें थीं, फिर भी झाओ हेडे से पराजित नहीं हुई, जो उससे कमतर थी? मैं हार गया, जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिस व्यक्ति ने त्रियुफी येन को उसके पक्ष से बाहर कर दिया, वह उसकी अपनी बहन थी और वह ऐसी ही थी। उसकी वर्तमान स्थिति की तो बात ही छोड़िए। हरम में एक महिला का जीवन आसान नहीं था।
इसलिए वह उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं छोड़ सकती थी। वह केवल इस बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी कि कैसे जीवित रहना है। फुक बाओ ने देखा कि उसके मालिक की अभिव्यक्ति असामान्य थी। उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप किनारे पर खड़ा रह सकता था। यह नहीं जानता था कि उसका मालिक अब क्या सोच रहा था। उसकी आंखें अचानक बहुत गंभीर हो गईं। वह मदद नहीं कर सका लेकिन कठोर हो गया। मैं नहाना चाहता हूँ और कपड़े बदलना चाहता हूँ। किसी से कहो कि तैयार हो जाए। ट्रांग लैक येन ने फुक बाओ को देखकर मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। फोंग कैन ने आधिकारिक काम निपटाया। यह पहले से ही स्वर का समय था। वह थोड़ा थका हुआ था। शाही पालकी पर कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे गिरने वाली बर्फ के टुकड़ों को सुनने लगा। न जाने क्यों उसे अचानक 12वें चंद्र महीने के 8वें दिन भोज में चिएउ हिएन डोंग के बर्फ से सफेद लबादे पर चमकीले लाल रंग की याद आ गई। शायद यह इसलिए था क्योंकि सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग इतना भव्य था कि उसे यह इतना स्पष्ट रूप से याद था। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए फोंग कैन ने पूछा, काओ डुक ट्रुंग, क्या यह अभी भी हाय हुआ महल से दूर है? महाराज, कमल तालाब के पीछे ही हुआ पैलेस है, काओ डुक ट्रुंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। पीछे मुड़कर देखा तो कमल के तालाब से एक अजीब नीली रोशनी आ रही थी, जो अंधेरी रात में टिमटिमा रही थी, जिससे लोग डर रहे थे। बाहर कुछ डरपोक महल की नौकरानियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने गुस्से में डांटा, सब चुप हो जाओ, यह शोर मचाना किस तरह की शालीनता है? फोंग कैन ने शांति से झील की सतह पर टिमटिमाती नीली आग को देखा। काओ डुक ट्रुंग, आप किसी को वहां दिखाने के लिए ले जाइए। बोलने के बाद उसने अचानक महल की लालटेनें लिए लोगों के एक समूह को आते देखा, जिसका नेतृत्व ट्रांग लैक येन कर रहा था, जो महल की एक नौकरानी का हाथ पकड़े हुए था। ट्रांग लैक येन को उससे मिलते देख उसने राहत की सांस ली। फोंग कैन की भौहें थोड़ी हिली। वह पालकी से उतर गया। बहुत ठंड है, मेरी उपपत्नी यहाँ क्यों आई? जब दूसरा पक्ष करीब आया तो फोंग कैन ने देखा कि ट्रांग लैक येन का माथा अभी भी पसीने से लथपथ था। उसका हेयरपिन लगातार हिल रहा था और उसने लबादा भी नहीं पहना था। यह जानते हुए कि वह जल्दी में आ गई थी, उसने अपना लबादा उतार दिया और ट्रांग लैक येन के कंधों पर रख दिया। मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं महल के द्वार पर था जब मैंने अचानक एक चीख सुनी, तो मैं देखने के लिए बाहर भागा। ट्रांग लैक येन ने यह नहीं कहा कि वह सम्राट के बारे में चिंतित थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही थी क्योंकि वह सम्राट की नजरों से बच रही थी। मैंने सम्राट को हंसाया। महल के द्वार पर वह मेरा इंतजार कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी आ गई। दूसरे के ठंडे हाथों को पकड़ते हुए फोंग कैन मुस्कुराया, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। काओ डुक ट्रुंग कुछ हिजड़ों को कमल के तालाब के पास ले गया। उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, क्योंकि उसने तालाब के बगल में पानी की सतह पर एक महल की नौकरानी की लाश तैरती हुई देखी थी और उसके शरीर पर एक अजीब नीली लौ जल रही थी, लेकिन महल की नौकरानी के कपड़ों पर कोई झुलसने के निशान नहीं थे। उनके सामने अजीब दृश्य ने काओ डुक ट्रुंग के पीछे खड़े हिजड़ों को डर से पीला कर दिया। काओ डुक ट्रुंग शांत था, लाश को छूने नहीं गया, बल्कि सम्राट की ओर अपना सिर घुमाया। देखा कि चिएउ हिएन डोंग दौड़कर आया था और दो लोगों को सलाम किया। महाराज, इस नौकर ने झील में कुछ अशुद्ध चीजें खोजी हैं, कृपया अपना शरीर हटा दें। यह अजीब दृश्य कई लोगों ने देखा था और मुझे डर है कि यह कल पूरे हरम में फैल जाएगा। फोंग कैन ने अपने हाथ से ट्रांग लैक येन की आंखों को ढक दिया और शांति से कहा, इसे साफ करो। हाँ, महाराज। काओ डुक ट्रुंग ने चिएउ हिएन डोंग की ओर देखा।
जो सम्राट द्वारा संरक्षित था, पीछे हटते समय उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करने के बाद भी सम्राट को चियू हियन डुंग से थोड़ी सी भी असंतुष्टि नहीं हुई। चियू हियन डुंग को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। सम्राट को हाय हुआ पैलेस में वापस ले जाने के बाद ट्रांग लेक येन अपनी आंखों में बेचैनी को छिपा नहीं सकी। महाराज, क्या हुआ? फोंग कैन ने उसकी पीठ थपथपाई। कोई बड़ी बात नहीं है, काओ डुक ट्रुंग इसे संभाल लेंगे। बहुत देर हो चुकी है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। वे दोनों बिस्तर पर लेट गए। ट्रांग लेक येन फोंग कैन की छाती पर झुक गई। काफी देर बाद अचानक फोंग कैन ने उससे पूछा, क्या तुम सो सकती हो? महाराज अभी तक सोए नहीं हैं। ट्रांग लेक येन छटपटा रहा था। अभी सोया नहीं था, लेकिन एक ही मुद्रा में बने रहना बहुत कठिन था। हाँ, कल ही दरबार खुल गया है। छोटे देशों के दूत जो श्रद्धांजलि देने आए थे, वे भी लौट गए हैं। अतीत में काओ माई जैसे गरीब देशों को जो पुरस्कार मिले थे, वे उससे भी अधिक थे, जितना उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में दिया था। तुम क्या सोचती हो, मेरी प्यारी रखेल? फोंग कैन ने अचानक अपना मुंह खोला और पूछा। अमेरिकी नशा? ट्रांग लेक येन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, कुछ दिन पहले मेरे महल की नौकरानी ने कहा था कि क्राउन प्रिंस काओ माई ने मुझे एक उपहार दिया था, लेकिन महामहिम ने इसका उल्लेख नहीं किया, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया। ओह, फोंग कैन ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। मुझे नहीं पता था कि क्राउन प्रिंस काओ माई इतने व्यवहार कुशल थे। उन्होंने उसे क्या दिया? मैंने नहीं देखा। मैंने सुना था कि यह बस कुछ पुराना जिनसेंग था, कुछ खास नहीं। ट्रांग लेक येन ने निराशा में मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आपसे उनके लिए कुछ अच्छी बातें कहने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था। उन्होंने कौन सी अच्छी बातें कहीं? फोंग कैन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। काओ माई क्वोक को शायद लगा कि वह पिछले सम्राट की तरह उनके प्रति उत्साही नहीं था, इसलिए वह असहज महसूस कर रहा था और अपनी रखैलों को खुश करने चला गया। निश्चित रूप से ट्रांग लेक येन अकेली लड़की नहीं है जिसे उपहार मिला है, लेकिन वह निश्चित रूप से एकमात्र बेवकूफ लड़की है जिसने इसे इतनी स्पष्टता से कहा। लंबे समय तक जिनसेंग का उपयोग करना भी एक दुर्लभ चीज मानी जाती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह मूली की तरह है। फोंग कैन ने मुस्कुराते हुए ट्रांग लेक येन को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। मेरे पास सम्राट है, मुझे उन चीजों की क्या जरूरत है? ट्रांग लेक येन ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सम्राट है, यही काफी है। फोंग कैन ने यह सुना, उसका दिल थोड़ा धड़क उठा। अंत में उसने ट्रांग लेक येन की पीठ को धीरे से थपथपाया, धीरे से कहा, बेशक तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। ट्रांग लेक येन फिर से सम्राट की बाहों में समा गई। उनमें से कोई भी दूसरे के हाव भाव नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी हरकतें अतुलनीय रूप से अंतरंग थी, मानो वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। अज्ञात समय के बाद ट्रांग लेक येन सो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके बगल में कोई आहें सुन रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है। हाय हुआ पैलेस के बाहर कमल के तालाब के पास काओ डुक ट्रुंग ने शांति से नौकरानी को देखा जिसे ऊपर खींच लिया गया था। क्या आपको यकीन है कि यह शाही उपपत्नी न्यू के महल की नौकरानी है? हाँ, सर, बिल्कुल, एक युवा खोजे ने उत्तर दिया। यह नौकर इस महल की नौकरानी को जानता है। काओ डुक ट्रुंग ने फिर से महल की नौकरानी की ओर देखा। अगर ऐसी बात है, तो न्हू फी नुओंग नुओंग के महल से किसी को आकर देखने दो। उसे ले जाओ और किसी से कहो कि ध्यान से जांच करे। काओ डुक ट्रुंग ने अपनी नाक के सामने हाथ हिलाया जैसे कि अप्रिय गंध को दूर करना चाहता हो। महल की नौकरानी बहक गई। वह मंद मंद मुस्कुराया। इस हरम में लोग अधिक से अधिक साहसी होते जा रहे हैं।
महल में कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई है, बस ऐसी छोटी छोटी बातें कुछ लोगों को डरा सकती हैं। पहली नज़र में यह देखा जा सकता है कि यह नुहफी पर नहीं, बल्कि चियू हियन डुंग पर लक्षित है। हालांकि चाहे कोई भी हो, यह मामला शायद लेडी झाओ से संबंधित नहीं होगा। आखिरकार आज रात सम्राट की हरकतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले का लेडी झाओ से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह ट्रांग लैक येन बहुत जल्दी उठ गई। सम्राट अभी भी उसके बगल में लेटा हुआ था। उसने देखा कि सम्राट की पलकें थोड़ी कांप रही थी। यह जानते हुए कि वह भी जाग रहा था, न जाने क्यों उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। ट्रांग लैक येन ने सावधानी से सम्राट के कान के लोब को हल्के से छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अभी भी गहरी नींद में होने का नाटक किया। कान के लोब से प्रेषित गर्मी ने फोंग कैन को सांस लेने से रोक दिया। लंबे समय बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। जब वह छोटा था तो उसने एक बार अपने बगल में सेवा करने वाली एक महल की नौकरानी को यह कहते हुए सुना कि उसके गृहनगर में एक प्रथा थी, जब पति बाहर जाता था तो पत्नी अपनी लालसा और आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए अपने पति के कान के लोब को छूती थी। क्या ट्रांग लैक येन की आज की हरकत एक संयोग थी या वह उस प्रथा को जानती थी? अपने बगल में लेटी हुई महिला को देखकर, जो आंखें बंद करके उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, फोंग कैन धीरे से उठ बैठा, पर्दा उठाया और महल की नौकरानियों और यमदूतों को उसकी सेवा करने के लिए बुलाया। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि ट्रांग लैक येन उठकर बैठी हुई है। महाराज, आप कब जागे? ट्रांग लैक येन ने असहज भाव दिखाया, लेकिन फिर उसे छिपाने की कोशिश की। मैं बहुत गहरी नींद में सोया था। मैं जाग गया लेकिन देखा कि तुम अभी भी सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फोंग कैन ने महल की नौकरानी को अपना लबादा ठीक करने देने के लिए अपनी बाहें फैला दी। ट्रांग लैक येन को आराम करते देख वह खुशी खुशी बिस्तर पर चला गया। उसकी आंखों में देखने के लिए थोड़ा नीचे झुका और जब सामने वाले का चेहरा लाल हो गया तभी उसने अपनी नजरें हटाईं। सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी प्यारी उपपत्नी अधिक से अधिक प्यारी लगने लगी है। इस बदमाश ने मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत की। बहुत अच्छे मूड में फोंग कैन ने लोगों के समूह को हाय हुआ पैलेस से बाहर निकाला। ट्रांग लैक येन ने अपने उलझे हुए काले बालों को नीचे किया, झुकी और महल के दरवाजे पर खड़ी होकर उस आकृति को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। जब क्रॉस दिखाई नहीं दिया तभी वह अपने कमरे में वापस लौटी और मेकअप मिरर के सामने बैठ गई। थिना ट्रुक, क्या कल महल के बाहर कोई अफवाह फैली थी? ट्रांग लैक येन ने थिना ट्रुक और वान टिच को अपने बालों में कंघी करने दिया, जबकि वह स्वयं बक्से से आभूषण चुनने लगी। महल में कई अफवाहें हैं। सबसे विचित्र यह है कि महल की नौकरानी की अन्यायपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर नीली लौ आक्रोश थी जो बच गई। थिना ट्रुक ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि ट्रांग लैक येन डर जाएगा, इसलिए उसने केवल कुछ वाक्यों को संक्षेप में कहा और जल्दी से निष्कर्ष निकाला। लेकिन अब कोई भी इसे महारानी पर थोपने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत रखते हैं। ट्रांग लैक येन ने अपने बालों के किनारों को सहलाते हुए कहा, कल सम्राट यहाँ रुके थे। यह पहले से ही सम्राट के रवैये के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची थी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस नौकर ने यह भी सुना कि आज सुबह चीफ स्टीवर्ड गांव ने कई नौकरों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया है। क्या यह हो सकता है कि महामहिम? थिना ट्रुक ने फिर से ध्यान से सोचा और उसे यकीन हो गया कि यह सच था। उसने बात करना बंद कर दिया और ट्रांग लैक येन से एक सवाल पूछा, कोई बात नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है।
ट्रांग लेकयेन मुस्कुराई, वैन टिच और थिनर ट्रुक को अपने बालों की देखभाल करने दिया। उसे विश्वास नहीं था कि भूत वास्तव में मौजूद हैं। आमतौर पर जितनी अधिक अजीब और असामान्य चीजें होती हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हों। हाय हुआ पैलेस से निकलते हुए फोंग कैन ने सोचा कि आज का दिन थोड़ा ठंडा लग रहा है। अचानक उसे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने अपने बगल में सेवा कर रहे नपुंसक से पूछा, तियो कैट लोई, काओ डुक ट्रुंग ने पिछली रात जो हुआ उसकी कितनी जांच की है? महाराज, कल जनरल काओ पूरी रात सोए नहीं। आज सुबह उन्होंने कई बातूनी नौकरों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि मृतक नुहूफी के महल में एक नौकरानी थी। जियो कैटली ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, शायद पहले से ही खबर है। हाँ, फोंग कैन ने सिर हिलाया। इस बातूनी नौकर को वास्तव में नहीं रखा जाना चाहिए। काओ डुक ट्रुंग ने अच्छा काम किया है। किसी को कैनूंग महल में बुलाओ और रानी से कहो, अगर कोई ज्यादा बातूनी नौकर है तो उसे सीधे पीट पीट कर मार डालो। हाँ, जियाओ जीली ने जल्दी से अपने बगल वाले व्यक्ति को सम्राट का मौखिक आदेश सुनाने के लिए जिंगयांग पैलेस जाने को कहा। जिंगयांग पैलेस में महारानी ने सम्राट का मौखिक आदेश सुना, नपुंसक को आदेश सुनाने का आदेश दिया और ठंडे स्वर में कहा, यह महल जानता है, साल की शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं रही है और जनवरी में महल में कई नए लोग प्रवेश करेंगे। तब तक कौन जानता है कि क्या होगा। इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह कितना अराजक होगा। आपकी महारानी मुख्य रानी है, बस दूसरों को लड़ने दे, कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। कुलीन पत्नी हियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज को बस बैठकर शो देखने की जरूरत है। यह सही है, हमारे जैसे बूढ़े लोग बहुत पहले ही सम्राट का पक्ष खो चुके हैं। हमें बस बैठकर युवतियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना है। महारानी ने आह भरी, मुझे नहीं पता कि कल रात किसने क्या किया। यह वास्तव में अच्छा नहीं है। रानी विश्व की माता है, इन छोटी लड़कियों की तुलना नहीं की जा सकती। कुलीन पत्नी हियन मुस्कुराई और बोली, ऐसा कहा जा रहा है, सम्राट और महारानी के विचार एक जैसे हैं, दोनों ही इन बेकार चालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रानी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बस इंतजार करो और देखो, अगले कुछ दिनों में मैं ट्रुंग तिन्ह पैलेस को 24 साल से ज्यादा उम्र की महल की नौकरानियों को घर जाने की इजाजत देने की योजना बना रही हूँ। वे पहले से ही इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है। कौन जानता था कि महल में कोई इतना आजाद होगा। सौभाग्य से आज किसी ने कुछ काम साझा कर लिया, अन्यथा यह बहुत भारी हो जाता। रानी की यह बात सुनकर कुलीन रानियां अभी कुछ और कहना चाहती थी कि अचानक बाहर से हिजड़े की घोषणा सुनाई दी। उपपत्नी निन्ह आ गई है। अब समय आ गया था कि रखैले आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। कुलीन पत्नी हियन ने बोलना जारी नहीं रखा। शाही पत्नी निन्ह के कमरे में आने के बाद उसने शाही पत्नी निन्ह के साथ छोटी छोटी दैनिक बातों पर बातचीत की। मैंने सुना है कि कल रात सम्राट झाओक्सियनरोंग के घर पर रुके थे। कुलीन पत्नी जियान ने आह भरते हुए कहा, इस झाओक्सियनरोंग को वास्तव में बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है। बार बार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सौभाग्य से उसे बहुत भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, अन्यथा। कुलीन पत्नी निंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, झाओक्सियनरोंग स्वाभाविक रूप से धन्य है। यह कहते हुए उन्होंने बात करना बंद कर दिया। कुलीन पत्नी जियान ने और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रखैले एक के बाद एक आईं। किसी ने भी यह नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था, क्योंकि कौन नहीं जानता था कि सुबह सुबह सम्राट के करीबी किन्नरों ने किसी को पीटा था। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि जानबूझकर सम्राट की इस वर्जना को छू सकें। जब ट्रांग लेकयेन दिखाई दी तो रखैलों ने केवल कुछ बार झाड़ियों के चारों ओर हाथ मारा।
और किसी ने भी सीधे उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। किसने कहा कि यह व्यक्ति सम्राट का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था? अगर यह कोई और होता तो वे कहते कि यह एक बुरा शगुन है। ट्रांग लेक-येन ने भी सभी की चौकस निगाहों को न देखने का नाटक किया, बस चुपचाप बैठी रही, जब तक कि वह रखैलों के साथ कैनाउंग पैलेस से बाहर नहीं निकल गई। किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। यह सच था कि पक्षपात होना और पक्षपात न होना बहुत अलग-अलग थे। अगर कल की घटना एक प्रतिकूल उपपत्नी के महल के भीतर हुई, तो कौन जानता है कि वह अभी कितनी चिंतित होगी। मैं देखूंगा कि वह कब तक इतना गर्व महसूस कर सकती है। उपपत्नी टो ने ट्रांग लेक-येन की पालकी को दूर जाते देखा। असहज महसूस करते हुए वह अपनी पालकी पर बैठ गई। उपपत्नी तुओंग ने उपपत्नी टो की शक्ल को देखा और मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति शायद अभी भी वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इससे पहले पसंदीदा शाही उपपत्नी यान को भी पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अचानक पदोन्नति के दिन उसका नाम सूची में नहीं था। अगर यह कहा जाता कि इस मामले का झाओ जियानरोंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगी। भले ही यह इसलिए था क्योंकि झाओ जियानरोंग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था या सम्राट पक्षपाती था और उसे बिगाड़ रहा था, यह कम से कम एक बात साबित कर सकता था। झुआंग लुओयान का खुलकर विरोध करना अच्छी बात नहीं थी। शायद कोंग वानी ने जो कहा वह उचित था। कुत्ते जो लोगों को काटते हैं, वे आम तौर पर भौंकते नहीं हैं। कियानझेंग पैलेस में फेंग जिन ने गाओ देझोंग की रिपोर्ट सुनी। उनकी आंखें बहुत शांत थीं। उन्होंने पूछा, क्या महल की नौकरानी के शरीर पर कुछ संदिग्ध है? महाराज, मैंने जांच की और महल की उस नौकरानी के पास फास्फोरस पाउडर जैसा कुछ पाउडर पाया। पाउडर फास्फोरस? फोंग कैन ने दिलचस्पी से अपनी भौहें उठाईं। यह वास्तव में दिलचस्प है। दूसरों को नहीं पता कि फास्फोरस पाउडर के क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन फोंग कैन बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने एक बार एक जादूगर को जादू का खेल करते देखा था। जिज्ञासावश उसने जादूगर को बुलाकर उससे स्पष्ट रूप से पूछा। तभी उसे पता चला कि अंधेरे में तैरने वाला तथाकथित भूत फास्फोरस पाउडर के कारण होता है। महाराज, ट्रुंग तिन महल में एक नपुंसक रहता है जिसके पूर्वज जादूगर थे। वह इस अजीब आग का कारण बता सकता है। पता चला है कि यह आग महल की नौकरानियों पर छिड़के गए फास्फोरस पाउडर के कारण लगी थी। काओ डुक ट्रुंग ने देखा कि सम्राट आगे पूछने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं था। यह जानते हुए कि वह पहले से ही कारण जानता था, उसने कहा, यह नौकर इतने सालों से महल में है लेकिन अभी भी यह नहीं जानता है कि फास्फोरस पाउडर का यह प्रभाव होता है। उसका ज्ञान वास्तव में बहुत उथला है। तुम्हारे बारे में बात मत करो। मुझे भी गलती से फास्फोरस पाउडर के इस प्रभाव के बारे में पता चला। फोंग कैन का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। यह सामान्य बात है कि आपको नहीं पता। मुझे डर है कि महल में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। महाराज, आप बहुत शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मैं आपका 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। काओ डुक ट्रुंग ने फिर से संदेह से पूछा। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता था कि सम्राट निश्चित रूप से हाय हुआ महल तक जाने के लिए उस सड़क का उपयोग करेगा, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा अजीब दृश्य बनाया। उसकी योजना क्या है? मुझे डर है कि चूंकि यह वह रास्ता है जिसे मैं निश्चित रूप से अपनाऊंगा, इसलिए किसी ने यह कहानी गढ़ ली है। फोंग कैन ने उदासीनता से कहा, यदि महल की नौकरानी की पहचान और अजीब आग का कारण स्पष्ट है, तो महारानी को इस मामले की थोड़ी जांच करने दें। हरम में इस तरह की चीजें सामने आती हैं, इससे लोग वास्तव में असहज हो जाते हैं। हाँ, यह नौकर सम्राट का फरमान सुनाने के लिए तुरंत कानाओंग महल जाएगा। काओ डुक ट्रुंग ने देखा कि सम्राट अभी अभी हुई घटना से खुश नहीं है।
इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से धीमी आवाज में जाने को कहा। जिस बारे में बात करते हुए महारानी की किस्मत हाल ही में बहुत अच्छी नहीं रही थी। महल में एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही थी और बार बार वह इसका कारण नहीं जानती थी। अब जब सम्राट त्रियु परिवार से खुश नहीं था तो उसे डर था कि भविष्य में महारानी का पद संभालना मुश्किल होता जाएगा। महारानी को अभी अभी सम्राट से इस मामले को फैलाने से मना करने वाला शाही फरमान मिला था और अब उसे एक फरमान मिला जिसमें उसे गंभीरता से इसकी जांच करने के लिए कहा गया था और वह असहज महसूस करने लगी। इस गुणी महिला चिएऊ को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हर कुछ दिनों या आधे महीने में एक दुर्घटना होती है। वह एक महारानी है लेकिन न्याय मंत्री की तरह है। सम्राट हमेशा केवल उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की परवाह करता है। अगर वह इस मामले का उपयोग कुछ करने के लिए करना चाहती है तो उसे सावधानी से विचार करना चाहिए। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? हुआ नोक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। च्यू हियन डुंग के गर्भपात की कहानी को अभी कुछ दिनों पहले ही दफनाया गया था और अब यह मामला है। या क्या मुझे इस मामले पर चर्चा करने के लिए हियन क्वीफी नोंग नोंग को बुलाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ग्यांग आनहतुएत अभी भी पूरे मन से मेरे लिए काम कर रहा है? रानी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। अब जब वह एक कुलीन उपपत्नी है, एक महान राजकुमार उसकी देखभाल में है और वह मुझसे ही नीचे है, तो उसके मन में अन्य विचार कैसे नहीं आ सकते? उपपत्नी हियन अभी भी रानी के बहुत करीब है। वह शायद नहीं। होआ नोक आधे रास्ते में झिझकी। इस हरम में कोई बहन प्रेम नहीं है। महारानी ने अपने हाव भाव को ठीक किया, शांति से अपने भरोसेमंद किन्नरों और नौकरानियों को बुलाया और उन्हें कुछ करने के आदेश दिए। झोऊ शिव मंडप में झुआंग लुओ यान ने बाहर फड़फड़ाती बर्फ के टुकड़ों को देखा, फिर लोगों को साथ बैठे हुए देखा। उसके हाथों में गर्म पानी की बोतल थोड़ी और कसकर थी। वास्तव में वह बिल्कुल भी जू झाओ रोंग के घर जाकर ठंडी बर्फ में चाय का आनंद लेने का अनुभव नहीं करना चाहती थी। नहीं, वह निंग फेई, जियान गुई फेई के साथ दैनिक जीवन के बारे में बात करना चाहती थी जिससे वह परिचित नहीं थी। अभी वह केवल महल में वापस लौटना चाहती थी ताकि कंबल में दुबककर अपने भ्रष्ट जीवन का आनंद ले सके। बर्फीले दिन, क्या गर्म और मुलायम कंबल में लेटकर इसका आनंद लेना सबसे अच्छी बात नहीं थी? उसे इस ठंडे और हवादार मंडप में क्यों बैठना पड़ा? भले ही वहां गर्म चाय, नाश्ता और चारकोल स्टोव था, फिर भी वह हर जगह असहज महसूस कर रही थी। उसके पैरों में इतनी खुजली क्यों हो रही थी कि उसने चलने के लिए यह रास्ता चुना? तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम नहीं जानती कि अपना रास्ता कैसे चुनना है। तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जिससे तुम्हें नहीं टकराना चाहिए था। ट्रांग लेकियेन ने मन ही मन खुद को डांटा। यहाँ चाय पीने का भी एक अलग स्वाद है। कुलीन पत्नी हियन ने चाय की चुस्की ली। कुछ दिन हो गए हैं जब मुझे महल के दृश्य देखने का मौका मिला है। उपपत्नी हियन क्वी और उपपत्नी निन्ह को रानी के साथ महल के मामलों को निपटाना पड़ता है, इसलिए निश्चित रूप से वे हमेशा व्यस्त रहती हैं। तू चियू डुंग ने कहा, यह उपपत्नी महल के मामलों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन इसके बारे में सोचने पर मुझे ये मामले बेहद जटिल लगते हैं। रानी वास्तव में व्यस्त हैं। हम सिर्फ उनकी मदद करने के लिए उनके पीछे चल रहे हैं। हमें उनकी प्रतिष्ठा का आनंद बिना किसी कारण के नहीं मिल रहा है। कुलीन पत्नी हियन ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया। अब हरम में कई परेशान करने वाली चीजें हो रही हैं। मुझे डर है कि महारानी कुछ और दिनों तक बिना आराम के व्यस्त रहेंगी। ट्रांग लेकियेन ने तीनों लोगों की ओर देखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि कुलीन पत्नी हियन के इन शब्दों का क्या मतलब था। कुलीन पत्नी जियान महारानी के पक्ष में थी। महल में सभी लोग समझ गए, लेकिन जब उसने महारानी से चापलूसी और सहानुभूति भरे शब्द कहे तो किसी कारण से श्रोताओं को लगा कि यह सब झूठ है।
शाही पत्नी निंग ने सिर हिलाया। कुलीन पत्नी जियान ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। जब से ट्रांग लैक येन का गर्भपात हुआ था, महारानी के अधिकार बंट गए थे। इस समय तू च्यूडोंग ने जानबूझकर इस मामले को उठाया। हियेन और निन्हनी फी को खुश करने की कोशिश करने के अलावा वह ट्रांग लैक येन को शर्मिंदा भी करना चाहती थी। ट्रांग लैक येन बेवकूफ नहीं थी। वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि तू च्यूडोंग उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। क्या इसकी वजह यह थी कि वह बहुत ज्यादा अश्लील थी, जो उसके नेक और उदास स्वभाव के साथ टकरा रही थी। च्यू हियन डोंग ने कुछ समय से कुछ नहीं कहा है, या आपके मन में कुछ है? नोबल कंसोर्ट हियन का ट्रांग लैक येन के प्रति रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। कम से कम इससे ट्रांग लैक येन का मान नहीं टूटा। महाराज सचमुच बहुत समझदार हैं, ट्रांग लैक येन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाल ही में यह उपपत्नी ठीक से सो नहीं पा रही है। कभी कभी मुझे अस्पष्ट रूप से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस तरह से अनुपस्थित रहना आपके महामहिम के सामने अपमानजनक है। अय्या, संदेहास्पद होने या न होने जैसी कोई बात नहीं होती। कुलीन पत्नी हियन ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांग लैक येन के कप में और अधिक गर्म चाय डाली। आपका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे केवल यह चिंता है कि यदि आप ठीक से आराम नहीं करते हैं तो यह हानिकारक होगा। अब जब मैं जवान हो गया हूँ और सम्राट की कृपा प्राप्त कर चुका हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से न सोच सकूं। ट्रांग लैक येन ने एक मजबूर मुस्कान प्रकट की, अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। यह उपपत्नी बेकार है। मैंने आपको परेशान किया है। महाराज के विचार इतने भारी हैं, इससे आपको सचमुच बहुत दुख होगा। तू च्यूडोंग मुस्कुराया और ट्रांग लैक येन की ओर देखा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में चाहे जितना भी सोचो वे बेकार होती हैं। ट्रांग लैक येन ने तू च्यूडोंग की ओर देखा। तू च्यूडोंग सही है। न केवल कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचना बेकार है, बल्कि बहुत अधिक करना भी बेकार है। तू च्यूडोंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत सख्त हो गई। चाय का प्याला पकड़े हुए हाथ भी सख्त हो गया और अंत में वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। निन्हफी को दो लोगों के शब्दों में व्यंग्य सुनाई नहीं दिया। वह मुस्कुराई और पास ही एक जगह की ओर इशारा करते हुए बोली, सब लोग देखो, क्या वह ट्रान ताई नहान सामने है? ट्रांग लैक येन ने निन्हफी का हाथ थाम लिया और दूर से लाल रंग की एक महिला को अपनी ओर आते देखा। बर्फ इतनी सफेद गिर रही थी कि वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन महल में इतने शानदार और भव्य कपड़े पहने हुए यह सिर्फ ट्रान ताई नहान के लिए ही होना चाहिए। बहुत चमकदार, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान होना चाहिए। टू च्यूडोंग ने धीरे से आह भरी। सफेद बर्फ में लाल फूल, इससे बढ़कर कुछ नहीं दिखता। यहाँ तक कि सबसे सुंदर और परिष्कृत लोग भी कभी-कभी बहुत अनैतिक बातें कहते हैं। ट्रांग लैक येन ने नजरें फेर लीं, लेकिन यह सच था कि केवल यह नगा माई प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान ही हरम में इतने शानदार कपड़े पहन सकता था और दिखावा कर सकता था। ट्रान प्रतिभाशाली व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि इस मंडप में कई उच्च रैंकिंग वाली रखैले बैठी होंगी, चाय पी रही होंगी और बर्फ देख रही होंगी। वह मंडप के बाहर उनका अभिवादन करने के लिए जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। ठंडी बर्फ ने उसके घुटनों को छलनी कर दिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। युवा मालिक, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बाहर भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ गर्म रहो। कुलीन पत्नी हियन पहले ही बोल चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ट्रांग लैक येन और अन्य दो को कोई आपत्ति नहीं थी। टू च्यूडोंग ने जानबूझकर ट्रांग लैक येन पर नजर डाली। इस व्यक्ति की करीबी महल की नौकरानी ने ट्रांग लैक येन के अश्लील नाम का उल्लंघन किया था, इसलिए उसे सम्राट ने पीटा था।
मास्टर के अश्लील नाम को कम करना एक बड़ी बात है। यह एक छोटे से तरीके से यह कहना गलत नहीं है। अगर मास्टर खुद इसे आगे बढ़ाता है तो यह एक बड़ी बात नहीं है। अगर वह इसे आगे बढ़ाता है तो उसे मारने के लिए पिटाई करना बहुत ज्यादा नहीं होगा। ताई नहन मंडप में चलती है, डरपोक नहीं। ट्रैंग लाख येन को एक सफेद बागे में लपेटे हुए पक्ष में बैठे हुए इस व्यक्ति के नाम का उल्लेख करने के लिए सम्राट द्वारा पीटा गया था। वह डरता है कि वह उस व्यक्ति के साथ काम नहीं कर रही है, अधिक बस उस छोटी लड़की को एक कोने में खड़े होने देता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर ट्रान? आलसी च्यू गोबर से पूछा। महारानी डोवगरसी को रिपोर्ट करते हुए शाही उपपत्नी येन को पश्चिम की ओर बेर के बगीचे में बेर के फूल पसंद हैं। उसने इस उपपत्नी से वहां जाकर कुछ बेर के फूल चुनने को कहा। प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। जाहिर है कि पिछली घटना ने उसे और अधिक आरक्षित बना दिया था। दुर्भाग्य से वह अभी भी पर्याप्त स्मार्ट नहीं थी। टू चियू डुंग ने उसके शरीर पर चमकदार लाल पोशाक को देखा। भौहें सिकोड़ी। पश्चिमी बगीचे में पीले खुबानी के फूल का वास्तव में एक अलग स्वाद है। लाम गुएत हियन से पश्चिम में बेर के बगीचे तक बहुत दूर है। यह टिएट ट्रान दाओ वास्तव में जानता है कि दूसरों के लिए चीजों को कैसे मुश्किल बनाया जाए। हियन क्वीफी ने सिर हिलाया। पश्चिमी बगीचे में बेर के फूलों की प्रशंसा सम्राट भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों में चियू हियन डुंग को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला है। यह वास्तव में थोड़ा अफसोस की बात है। ट्रांग लैक येन मुस्कुराया और कहा, महाराज, कृपया मुझ पर मत हंसिए। मुझे पता है कि कौन सा बेर का फूल केक स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा बेर का फूल अधिक सुंदर है। उपपत्नी निन्ह ने यह सुना और थोड़ा मुस्कुराई। वास्तव में, महामहिम ने कहा कि मुझे एक कारण से खाना पसंद है। कुलीन पत्नी हियन ने सिर हिलाया। यह वास्तव में सच है। अगर इस व्यक्ति को खाना पसंद नहीं होता तो उसके पेट में पल रहा बच्चा बाहर नहीं गिरता। इस हरम में जो लोग अपने मुंह पर काबू नहीं रख सकते वे खाने के शौकीन हैं, और जो अपने मुंह पर काबू नहीं रख सकते वे बात करने के शौकीन हैं। वे समान रूप से भयानक हैं। ट्रन ताई नहान ने मोटे गद्दों पर बैठे कुछ लोगों को देखा जो गर्म चाय पी रहे थे और एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, जबकि उसे खुद एक गुलाम की तरह कोने में खड़ा होना पड़ा। वह अपने दिल में उमड़ रहे आक्रोश को दबा नहीं सकी। ये लोग जरूरी नहीं कि उससे ज्यादा खूबसूरत हों। बात सिर्फ इतनी थी कि वे आज जो दर्जा रखते थे उसके लिए अपनी बेहतर पृष्ठभूमि पर निर्भर थे। इस हरम में कोई भी उसका सिर झुका सकता था, कोई भी उसे कांपने पर मजबूर कर सकता था। जाहिर है, उसका रूप किसी से कम नहीं था। उसे उनसे नीचे क्यों होना था? वह अनिच्छुक थी। ट्रांग लैक येन ने कोने में खड़ी ट्रान ताई नहान के हाव भाव देखे और स्थिति में इतना बड़ा अंतर देखकर उसे एहसास हुआ। हालांकि यह हरम था, अगर वह तैयार नहीं थी तो वह क्या कर सकती थी? इसके अलावा इस व्यक्ति के महल की नौकरानी को उसके कारण पीटा गया था। इस तरह की बात जो किसी को बदनाम करती है वह कोई छोटी बात नहीं है। अगर उसे उठने का मौका मिलता है तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद नहीं होगा। वह नहीं चाहती थी कि यह व्यक्ति किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाए और उसका विरोध करे। हरम के सदस्य के रूप में कभी-कभी दूसरों के प्रति थोड़ा क्रूर होना पड़ता है। इस बारे में सोचते हुए ट्रांग लैक येन ने अचानक कुछ हिजड़ों को जल्दी जल्दी इस तरफ आते देखा। उन्हें देखकर उन्होंने पहले तो विनम्रता से उनका अभिवादन किया, फिर कहा, सभी स्वामियों को सूचित करते हुए रानी माँ ने हम सेवकों को आदेश दिया कि हम उपपत्नी ट्रान को एक पल के लिए कैना उंग महल में आमंत्रित करें। कुलीन पत्नी हियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? प्रभारी नपुंसक ने कहा, यदि आपके पास समय हो तो कृपया आइए। ट्रांग लैक येन ने ट्रान ताई नहान की ओर देखा। इसका उससे क्या संबंध है?